नमस्कार दोस्तों, एग्जाम कांकर्स चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं केदारनाथ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए प्रीवियस ईयर के प्रश्न कितने महत्वपूर्ण होते हैं, इसी बात को ध्यान में रखते हुए अपने आज के इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ नया लेकर आए हैं। दोस्तों, आज से हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अपनी विभिन्न परीक्षाओं जैसे पीसीएस, आरओएआरओ, पीसीएसजे आदि में वर्षवार किस विषय से कितने प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे इतिहास, भूगोल, विज्ञान, पर्यावरण आदि से उनका साल्व प्रस्तुत करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि किसी भी परीक्षा में लगभग 45 से 50% प्रश्न दोहराव वाले होते हैं। ऐसे में अगर आप इन प्रश्नों को तैयार कर लेंगे तो वह आपकी प्री परीक्षा के लिए बहुत ही लाभदायी सिद्ध होगा। साथ ही इस सीरीज से आपको यह भी समझने में मदद मिलेगी कि वर्तमान में आयोग द्वारा प्रश्न बनाने का पैटर्न क्या है और किस विषय से आयोग ज्यादा प्रश्न बना रहा है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट आपको तुरंत मिल सके। तो आइए अब प्रश्नों की श्रृंखला शुरू करते हैं। इस क्रम में आज इतिहास विषय के प्रश्न हैं जो वर्ष 2023 की पीसीएस परीक्षा में पूछे गए हैं। प्रश्नों की संख्या 24 है। तो आप समझ गए होंगे कि प्रश्न पीसीएस 2023 की परीक्षा में कुल 24 प्रश्न इतिहास से पूछे गए थे। तो आइए अब शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। वह बौद्ध भिक्षु कौन था? तो ऑप्शन ए है नागार्जुन, ऑप्शन बी है नागसेन, ऑप्शन सी है कुमारिल भट्ट और ऑप्शन डी है नागभट्ट। तो मिलिंद पन्हो में क्या हुआ था? राजा मिलिंद और एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद हुआ था। तो वह बौद्ध भिक्षु कौन थे? वह थे नागसेन। ऑप्शन बी सही है। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं। बौद्ध भिक्षु नागसेन तथा हिंद यवन शासक मिनांडर, बौद्ध भिक्षु नागसेन तथा हिंद यवन शासक मिनांडर के मध्य संवाद पाली ग्रंथ मिलिंद पन्हो में संग्रहित है। पाली ग्रंथ है मिलिंद पन्हो। इसमें बौद्ध भिक्षु नागसेन और हिंद यवन शासक मिनांडर के मध्य संवाद हुआ था। ठीक है, चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए है मातंगिनी हाजरा, ऑप्शन बी है कनकलता बरुआ, ऑप्शन सी है अरुणा आसफ अली और ऑप्शन डी है शांति घोष। तो इसमें कौन सी महिला है स्वतंत्रता सेनानी जो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो ये होगा ऑप्शन डी, शांति घोष। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। दिसंबर 1931 में तत्कालीन बंगाल की दो स्कूली छात्राओं शांति घोष और सुनीति चौधरी ने एक जिलाधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दिया था। शांति घोष को छोड़कर अन्य विकल्प मातंगिनी हाजरा, कनकलता बरुआ, अरुणा आसफ अली भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित हैं। तो देखिए, शांति घोष और सुनीति चौधरी ने दिसंबर 1931 में तत्कालीन बंगाल की दो स्कूली छात्राओं ने, ये शांति घोष हैं और सुनीति चौधरी हैं, इन्होंने एक जिलाधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। ठीक है, तो ये भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है। जबकि मातंगिनी हाजरा, कनकलता बरुआ और अरुणा आसफ अली ये जो है भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। अरुणा आसफ अली ने भूमिगत रेडियो में भी काम किया था। ठीक है, चलिए अपने आज के तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। यह है, संगीत की टप्पा शैली निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुई? तो संगीत की टप्पा शैली किस मुगल शासक के दरबार में? यह है मोहम्मद शाह के दरबार में संगीत की टप्पा शैली परिष्कृत हुई थी और विकसित हुई थी। इसकी व्याख्या देखते हैं। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के दरबार में संगीत की टप्पा शैली परिष्कृत एवं विकसित हुई थी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का चौथा प्रश्न है, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित घटनाओं में कौन सी अंतिम थी? तो कालक्रम की दृष्टि से कौन सी अंतिम थी? ऑप्शन ए है मोपला विद्रोह, ऑप्शन बी है खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन सी है होम रूल आंदोलन और ऑप्शन डी है जलियांवाला बाग। तो आप बताइए मोपला विद्रोह कब हुआ था? ये हुआ था 1921 में। ठीक है, होम रूल आंदोलन तो 1916 में हुआ था। जलियांवाला बाग कब हुआ था? 1919 में।
ठीक है। और खिलाफत आंदोलन भी 1919 में हुआ था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए हो जाएगा मोपला विद्रोह। ठीक। देखिए, व्याख्या है प्रश्न में दिए गए घटनाओं का कालक्रम इस प्रकार है। होम रूल आंदोलन 1916 में हुआ था। 1916 में होम रूल हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। खिलाफत आंदोलन 17 अक्टूबर 1919। और मोपला विद्रोह इसमें 1919 दिया, ये गलत है, 1921 में हुआ था। ठीक है, मोपला विद्रोह केरल में हुआ था 1921 में। ठीक है, चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गौ हत्या को समाप्त किया? ऑप्शन ए है सिकंदर शाह, ऑप्शन बी है शमसुद्दीन शाह, ऑप्शन सी है हैदर शाह, ऑप्शन डी है जैनुल आबिदीन। तो कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गौ हत्या को समाप्त किया? तो कौन है? यह है जैनुल आबिदीन। इसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं। अली शाह का भाई साहिल खान 1420 ईस्वी में जैनुल आबिदीन के नाम से कश्मीर के सिंहासन पर बैठा। अब यहाँ आप एक प्रश्न देख सकते हैं कि जैनुल आबिदीन का वास्तविक नाम क्या था? जैनुल आबिदीन का वास्तविक नाम साहिल खान था। ठीक है, कश्मीर का सबसे महान शासक हुआ। उसकी उदारता के कारण उसकी तुलना मुगल बादशाह अकबर से की जाती है। हिंदुओं पर से जजिया हटाने वाला प्रथम शासक जैनुल आबिदीन था। हिंदुओं पर से जजिया हटाने वाला पहला शासक कौन था? वो था जैनुल आबिदीन। ठीक है, प्रथम शासक हिंदुओं पर से जजिया हटाने वाला जैनुल आबिदीन था। ठीक है, उसके समय में गो हत्या को समाप्त किया गया और महाभारत, दशावतार तथा राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद हुआ। गो हत्या को समाप्त किया गया और महाभारत, दशावतार और राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद किया गया। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का छठा प्रश्न है, कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? ऑप्शन 1, वह 1611 में जेम्स प्रथम के दूत के रूप में आया। नंबर 2, वह तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था। तो यह 1611 में नहीं आया था। कब आया था? यह आया था 1608 में। तो ये गलत हो जाएगा। ये आया था कब? 1608 में। ठीक है, और नंबर 2 है, वह तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था। यह सही है। तो इसमें केवल दूसरा विकल्प सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, जहांगीर, इसमें जो है डी ऑप्शन सही है। जहांगीर के दरबार में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भेजा जाने वाला प्रथम अंग्रेज राजदूत कौन था? विलियम हॉकिंस। किसके दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में आया था। ये पूछा जाता है। विलियम हॉकिंस कब आया था? 1608 से 1611 ईस्वी में। तो यह इस प्रकार यह हॉकिंस 1608 ईस्वी में भारत आया, लेकिन वह जेम्स प्रथम का दूत नहीं था। ठीक है, अब इसके दूसरे उस पर चलते हैं। उसे तुर्की भाषा का ज्ञान था। इस प्रकार जो है केवल 2 सही है। चलिए 7वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। वैदिक कालीन प्रशासन में भाग 2 कौन अधिकारी था? ऑप्शन ए है जुआ विभाग का प्रधान अधिकारी, ऑप्शन बी है राजस्व जमा करने वाला, ऑप्शन सी है समाचार पहुंचाने वाला, ऑप्शन डी है जंगलों का प्रधान अधिकारी। तो ये कौन था? भाग 2 था राजस्व जमा करने वाला अधिकारी। ठीक है, व्याख्या देखते हैं। राजस्व कर एकत्र करने वाला अधिकारी अर्थ मंत्री होता था। वैदिक काल प्रशासन में भाग 2 राजस्व कर एकत्र करने वाला अधिकारी या अर्थ मंत्री होता था। ठीक है, 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन फिरोज तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया? तो ये फिरोज तुगलक का अभियान है। कहाँ का? नागरकोट के किले पर आक्रमण किया था। इस दौरान 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किसने किया था? ऑप्शन ए है तालिब अमूली, ऑप्शन बी है मुल्ला अब्दुल बाकी, ऑप्शन सी है मिर्जा मोहम्मद अली और ऑप्शन डी है अजीजुद्दीन खान। तो देखते हैं, इसका उत्तर है अजीजुद्दीन खान। अजीजुद्दीन खान ने 300 पुस्तकों का अनुवाद किया था। इसकी व्याख्या देखते हैं।
300 संस्कृत पुस्तकों का फारसी अनुवाद अजीजुद्दीन खान ने फिरोज तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान किया। यह अनुवाद दलियाल ए फिरोज शाही के नाम से प्रसिद्ध है। किस नाम से? दलियाल ए फिरोज शाही। 300 संस्कृत पुस्तकों का फारसी अनुवाद किया था अजीजुद्दीन खान ने फिरोज तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में भारत पर अरबों आक्रमणों को एक संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही काल अनुक्रम है? तो प्राचीन काल में भारत पर आक्रमणों का एक सही कालक्रम क्या है? तो सबसे पहले कौन आया? यूनानी आए, फिर शक आए, फिर कुषाण आए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी सही है, यूनानी, शक और कुषाण। अगला प्रश्न है, ईवी रामास्वामी नायकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए, उन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया। ऑप्शन बी, उन्होंने वर्ष 1925 में कांग्रेस छोड़ दी। तो इसमें कौन सा सही है? देखिए, उन्होंने असहयोग आंदोलन में ईवी स्वामी नायकर ने जो है एक आंदोलन शुरू किया था दक्षिण भारत में छुआछूत के विरुद्ध। तो उन्होंने जो है असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया, ये सही है। और उन्होंने 1925 में कांग्रेस छोड़ दी, ये भी सही है। तो दोनों विकल्प दोनों सही हैं। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, इसमें दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। ईवी रामास्वामी नायकर ने सन 1925 में कांग्रेस छोड़ दी थी। ठीक है, उनका मानना था कि पार्टी ने अपने नेतृत्व में गैर ब्राह्मणों की उपेक्षा की थी। ईवी रामास्वामी ने असहयोग आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। केरल में मंदिर प्रवेश को लेकर वायकोम नामक गांव में रामास्वामी नायकर के नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो ये सही है। देखिए, नायकर ने ईवी रामास्वामी नायकर ने 1925 में कांग्रेस छोड़ दी थी। ठीक है, और केरल में मंदिर प्रवेश को लेकर उन्होंने असहयोग आंदोलन में देखिए सक्रिय भूमिका भी उन्होंने निभाई थी, और वायकोम नामक गांव में एक मंदिर प्रवेश को लेकर एक आंदोलन भी चलाया था उन्होंने। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है? पूर्वी सीमा कौन सी है हड़प्पा की? तो हड़प्पा की पूर्वी सीमा है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहाँ है? यह है मेरठ में, मेरठ उत्तर प्रदेश में है आलमगीरपुर। ठीक है, देखिए, हड़प्पा सभ्यता का उत्तरी पूरा स्थल मांडा है, जम्मू कश्मीर में है। दक्षिणी है दैमाबाद महाराष्ट्र में। पश्चिमी पूरा स्थल सुतका गेंडोर बलूचिस्तान में है, और पूर्वी पूरा स्थल आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। उत्तरी पूरा स्थल मांडा है, ये जम्मू एवं कश्मीर में है। ठीक है, दक्षिणी पूरा स्थल दैमाबाद महाराष्ट्र में है। पश्चिमी पूरा स्थल सुतका गेंडोर बलूचिस्तान में है, और आलमगीर पूर्वी पूरा स्थल है, यह उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दिल्ली के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था? ऑप्शन ए है अनुशीलन समिति, ऑप्शन बी है अखिल भारतीय मजदूर संघ, ऑप्शन सी है युगांतर, ऑप्शन डी है यूनाइटेड पैट्रियाटिक संघ। तो लॉर्ड हार्डिंग पर बम किसने फेंका था? इसका उत्तर हो जाएगा अनुशीलन समिति। इसकी व्याख्या देखते हैं। दिल्ली खड़ियन केस, जिसे हार्डिंग बम कांड कहा जाता है, दिल्ली खड़ियन केस को और किस नाम से जानते हैं? हार्डिंग बम कांड के नाम से जानते हैं। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए अनुशीलन समिति जिम्मेदार थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, चरक संहिता कितने अध्यायों और खंडों में विभाजित है? ऑप्शन ए है 60 अध्याय और 8 खंड, ऑप्शन बी है 120 अध्याय और 8 खंड, ऑप्शन सी है 100 अध्याय और 5 खंड, ऑप्शन डी है 80 अध्याय और 7 खंड। तो इसका क्या होगा उत्तर? 120 अध्याय और 8 खंड, बी हो जाएगा इसका उत्तर। देखिए, चरक जो है कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे,
उन्होंने ही चरक संहिता लिखी थी। तो चरक संहिता में कितने अध्याय हैं? 120 अध्याय हैं और 8 खंड है। ठीक है, अब चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चौदहवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक 1857 के विद्रोह का स्थान और विद्रोह का आरंभ सही सुमेलित नहीं है? देखिए दिया, ऑप्शन ए है लखनऊ 4 जून 1857, नंबर 2 है झांसी 11 मई 1857, ऑप्शन सी है मेरठ 10 मई 1857, ऑप्शन डी है बैरकपुर 29 मार्च 1857। तो इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें सही सुमेलित नहीं है झांसी 11 मई 1857। व्याख्या देखते हैं। 1857 के विद्रोह के आरंभ और स्थान का सही सुमेलित इस प्रकार है। 30 मई और 4 जून 1857 को लखनऊ है, 10 मई 1857 मेरठ है। मेरठ में कब शुरुआत हुई? 10 मई 1857। 30 मई या 4 जून लखनऊ माना जाता है। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में हुई और जून 1857 में झांसी में हुई थी। जून 1857 में झांसी में विद्रोह आरंभ हुआ था। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। एनसीईआरटी की कक्षा 12 की पुस्तक में लखनऊ में इस विद्रोह के प्रारंभ की तिथि 30 मई 1857 दी गई है। एनसीईआरटी में जो 12 की पुस्तक में दिया गया है वो लखनऊ में कब आरंभ हुआ था? 30 मई 1857 को। जबकि कई संदर्भ पुस्तकों एवं आधिकारिक वेबसाइट पर लखनऊ में 1857 के विद्रोह की शुरुआत 4 जून दिया गया, अन्य जगहों पे 4 जून दिया गया है। आयोग ने विकल्प बी को सही उत्तर माना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 15वां प्रश्न है, वर्ष 1918 में संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन निम्नलिखित में से किस नेता ने किया था? ऑप्शन ए है स्वामी सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन बी है बाबा रामचंद्र, ऑप्शन सी है इंद्र नारायण द्विवेदी और ऑप्शन डी है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें किसने किया था? तो ऑप्शन सी सही है, इंद्र नारायण द्विवेदी ने किया था संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन। व्याख्या देखते हैं। अवध में होम रूल लीग आंदोलन के सक्रिय कार्यकर्ताओं ने किसानों को संगठित करके एक संगठन बनाया। संगठन को नाम दिया गया किसान सभा। फरवरी 1918 में गौरी शंकर मिश्र, देखिए फरवरी 1918 में गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से संयुक्त प्रांत या यूपी किसान सभा की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी? संयुक्त प्रांत या यूपी किसान सभा की स्थापना हुई थी। ये तीनों नाम याद रखिएगा, गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय। ठीक, 16वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। पुरातात्विक स्थल दिए हैं और वर्तमान स्थान से उनका मिलान करना है। तो ऑप्शन ए है नेवासा के सामने राजस्थान दिया है, ईसमपुर के सामने तमिलनाडु दिया है, डिडवाना के सामने महाराष्ट्र दिया है और गुडियाम गुफा के सामने कर्नाटक दिया है। तो इसमें कौन सा उत्तर हो जाएगा? देखिए इसमें उत्तर हो जाएगा सी। सी में क्या है? ए में 3, बी में 4, सी में 1 और डी में 2। तो ए में 3 मतलब जो है नेवासा महाराष्ट्र हो जाएगा, बी में 4 हो जाएगा ईसमपुर, ए में 3 हो गया और बी में क्या होगा? बी में 4, सी में 1 और डी में 2। तो बी में 4, बी में 4 क्या है? देखिए नेवासा है महाराष्ट्र, ईसमपुर है कर्नाटक और डिडवाना राजस्थान है, गुडियाम गुफा कहाँ है? तमिलनाडु है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको 2-3 बार दोहरा लीजिएगा क्योंकि अभी आयोग ने ये नया प्रश्न बनाया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। डिडवाना जो है, डिडवाना राजस्थान में है, गुडियाम गुफा तमिलनाडु में है
ईसमपुर कर्नाटक में है और नेवासा महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है इल्तुतमिश रजिया के पिता, ऑप्शन बी गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री, ऑप्शन सी हमीदा बानो बेगम अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी, और ऑप्शन डी है शाह तुर्कान इल्तुतमिश की पत्नी। तो इसमें कौन सा सही नहीं है? इसमें है हमीदा बानो बेगम अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी, ये गलत है। इसकी व्याख्या देखते हैं। हमीदा बानो बेगम क्या थी? ये मुगल बादशाह हुमायूं की पत्नी थी। ठीक है, हमीदा बानो बेगम हुमायूं की पत्नी थी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म दर्शन प्रचारक, जो दर्शन है उसके प्रचारक कौन से हैं? कौन सही सुमेलित युग्म है? सही सुमेलित है। ऑप्शन ए है वैशेषिक पतंजलि, ऑप्शन बी है न्याय गौतम, ऑप्शन सी है मीमांसा कर्ण, ऑप्शन डी है उत्तर मीमांसा कपिल। तो इसमें कौन सा सही सुमेलित है ये बताना है। तो ये क्या है? न्याय दर्शन किसका है? गौतम का है। तो ऑप्शन बी सही है, न्याय दर्शन। व्याख्या देखते हैं। देखिए इसकी व्याख्या है, सही सुमेलित है। वैशेषिक किसका है? कणाद मुनि का। वैशेषिक दर्शन कणाद मुनि का है। न्याय जो है गौतम का है। वेदांत दर्शन उत्तर मीमांसा बादरायण का है। वेदांत दर्शन को उत्तर मीमांसा भी कहते हैं, ये बादरायण का है। और पूर्व मीमांसा जैमिनी का है। इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। खरीदादार कौन था? ऑप्शन ए है परगना का प्रमुख अफसर, ऑप्शन बी है शाही महल का प्रधान संरक्षक, ऑप्शन सी है अधिकारी जो हिसाब किताब में, ये किताब नहीं, ये है हिसाब किताब में, जो अधिकारी हिसाब किताब में प्रवीण होता था, और ऑप्शन डी है फरमानों को भेजने वाला अधिकारी। तो खरीदादार कौन था? यह फरमानों को भेजने वाला अधिकारी था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 20वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। पुस्तक का नाम है और उसमें क्या वर्णित किया गया है ये दिया गया है। तो पहले है मिरात सिकंदरी, ऑप्शन बी है बुरहान मासिर, ऑप्शन सी है रियाज उस सलातीन, और ऑप्शन डी है रियाज उल इंसा। अब इनका मिलान करना है कि किसमें क्या है। किसमें बंगाल का इतिहास है? ऑप्शन ए। ऑप्शन 2 है बहमनी के अहमदनगर का इतिहास, ऑप्शन सी है महमूद गवां के पत्रों का संग्रह, ऑप्शन डी है गुजरात विजय। तो इसमें जो सही आंसर है वो हम आपको बता देते हैं। देखिए मिराज सिकंदरी किससे संबंधित है? मिराज सिकंदरी ये गुजरात विजय से है। बुरहान मासिर बहमनी के अहमदनगर के इतिहास से, बुरहान मासिर जो है ये बहमनी के अहमदनगर के इतिहास से संबंधित है। रियाज उस सलातीन ये बंगाल के इतिहास से संबंधित है। ठीक है, रियाज उल इंसा क्या है? महमूद गवां के पत्रों का संग्रह है। रियाज उल इंसा महमूद गवां के पत्रों का संग्रह है। ठीक है, तो रियाज उल इंसा महमूद गवां के प्रश्नों का है। तो महमूद गवां का प्रश्न रियाज उल इंसा, तो ये क्या है? डी का 3। डी का 3 किसमें? सब में डी का 3 दिया है। मिराज सिकंदरी गुजरात विजय से है। तो मिरात सिकंदरी ए का क्या है? डी। ए का 4 है और डी का 3 है। एक और देखना पड़ेगा, वो है बुरहान मासिर बहमनी है। बुरहान मासिर बी का क्या है? दूसरा। ए का 4 बी का 2, ए का 4 बी का 2 डी का 3, तो सी का 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन है ए, ऑप्शन सही है। कितना नज़दीकी ऑप्शन आयोग ने बताया था, इसको अच्छे से आप सब लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का 21वां प्रश्न है, पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन 1 है विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, और नंबर 2 है वायु पुराण गुप्त वंश की शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालता है। तो इनके संबंध में बताइए।
ये दोनों सही है। देखिए, विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, ये सही है। और वायु पुराण गुप्त वंश की शासन व्यवस्था प्रकाश डालता है, ये दोनों सही है। ठीक है, तो इसका जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। वायु पुराण से गुप्त वंश के शासन व्यवस्था की जानकारी मिलती है, जबकि विष्णु पुराण से मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। ठीक है, वायु पुराण से गुप्त वंश के और विष्णु पुराण से मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। दोस्तों, अगर आप इस पूरे प्रश्न बैंक का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टेलीग्राम पे ये पीडीएफ आपको एज इट इज मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आपको हमारी ये टेस्ट सीरीज कैसी लग रही है, हमारा ये प्रयास कैसा लगा, ये हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जो हमने ये नया सीरीज शुरू किया है ये आपको कैसा लगा। ठीक है, चलिए 22वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का क्या नाम था? तो सुभाष चंद्र बोस ने जो महिला रेजिमेंट गठित की थी उसका क्या नाम था? ऑप्शन ए है वीरांगना रेजिमेंट, ऑप्शन बी है रानी झांसी रेजिमेंट, ऑप्शन सी है रानी भवानी रेजिमेंट और ऑप्शन डी है भारत माता रेजिमेंट। तो कौन सी थी महिला रेजिमेंट? वो थी रानी झांसी रेजिमेंट। ठीक है, देखिए, आजाद हिंद फौज के अन्य ब्रिगेड थे, और कौन कौन से ब्रिगेड थे? गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, सुभाष ब्रिगेड और आजाद ब्रिगेड। सुभाष चंद्र बोस ने रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर महिलाओं के लिए रानी झांसी रेजिमेंट स्थापित की। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर रानी झांसी रेजिमेंट सुभाष चंद्र बोस ने स्थापित किया था। आज का 23वां प्रश्न है। 1857 के बरेली उत्तर प्रदेश में विद्रोह का नेता कौन था? तो बरेली में विद्रोह का नेता कौन था? ऑप्शन ए है नाना साहब, ऑप्शन बी है खान बहादुर खान, ऑप्शन सी है हजरत महल और ऑप्शन डी है बिरजिस कादिर। तो कौन था? अब ये है ऑप्शन बी खान बहादुर खान। इसकी व्याख्या देखते हैं। बरेली में विद्रोह की लहर फैलते ही रुहेलखंड के भूतपूर्व शासक के उत्तराधिकारी खान बहादुर ने खुद प्रशासन संभाल लिया और करीब 40,000 सिपाहियों के साथ अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया। मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय ने खान बहादुर को वायसराय के पद पर नियुक्त किया था। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि कोई भी नई अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। साथ ही हमारी ये टेस्ट सीरीज आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, और इन सारे प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा जो आपकी प्री परीक्षा को पास करने में बहुत ही लाभदायी सिद्ध होगा। अब आइए अपने 24वें और आखिरी प्रश्न की तरफ चलते हैं। 24वां प्रश्न है, पोप बेनेडिक्ट 16वें जिनका हाल ही में निधन हुआ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन एक है वह जर्मनी के मूल निवासी थे, ऑप्शन बी है वह 600 वर्षों में इस्तीफा देने वाले पहले पोप थे। मतलब कथन एक है वह जर्मनी के मूल निवासी थे, कथन दो है वह 600 वर्षों में इस्तीफा देने वाले पहले पोप थे। तो इसमें क्या उत्तर होगा सही? दोनों सही होगा। इसमें दोनों सही है, आंसर सी सही है। दोनों, एक एवं दो दोनों सही है। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। पोप बेनेडिक्ट का जन्म कब हुआ था? 16 अप्रैल 1927 को। जन्म जो हुआ वो 16 अप्रैल 1927 को जर्मनी में हुआ और 31 दिसंबर 2022 को पोप बेनेडिक्ट 16वें की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। 18 अप्रैल 2005 को कार्डिनल जोसेफ रेटजिगर को सेंट पीटर का 264वां उत्तराधिकारी चुना गया था तथा उन्हें बेनेडिक्ट 16 नाम दिया गया। 28 फरवरी 2013 को पोप बेनेडिक्ट ने अपने इस्तीफे की घोषणा की। कब किया था? 28 फरवरी 2013 को इस्तीफा दिया था पोप बेनेडिक्ट ने। ठीक है, तो ये हो गए 24 प्रश्न। ये पीसीएस 2023 प्री की परीक्षा में 24 प्रश्न इतिहास से पूछे गए थे और ये 24 प्रश्न है। अब आप समझ सकते हैं कि
प्री परीक्षा को पास करने के लिए इतिहास पढ़ना कितना जरूरी है। 150 प्रश्नों में से 24 प्रश्न खाली इतिहास से पूछे गए हैं। अब आप इस प्रकार ये भी जान पाएंगे कि आयोग वर्तमान में किस पैटर्न पे और किस विषय से प्रश्नों को ज्यादा बना रहा है। तो आज के लिए इतना ही, और फिर किसी नई टेस्ट सीरीज के साथ आपके साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।